जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण नंबर 5, 6, 7, 8 को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न है उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 5 हमारा दूसरा तरह का प्रश्न है जिसको हम लोग लास्ट में करने वाले हैं। और यह हमारा 5 नंबर जो कि हम प्रश्नावली 1.1 में कुछ प्रश्न बनाए हैं जिसके बेस पे है। ये HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बतलाया था LCM और HCF ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम लोग चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 20। 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो 3 मर्त में, और 3 से करेंगे तो 1 मर्त में, और 20 का करेंगे तो 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, और फिर 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे 6 बराबर 2 गुने 3 और 20 बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुने 5, और 2 कितना बार आया है? 2 बार, तो इसका पावर 2। तब इसमें जो HCF होता है, हमने आपको बतलाया था HCF होता है जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि उभयनिष्ठ हो। तो इसमें दोनों में कॉमन जो है हमारा वो है 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। और HCF के लिए सबसे कम घात वाला होता है। तो सबसे कम किसका है? इस वाले 2 का, यानी कि 1 इसका घात है। तो यहाँ पे 1 घात वाला हो गया, और यहाँ पे दूसरा कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये हमारा 2 HCF हो जाएगा। अब बात करते हैं LCM की। LCM की बात करते हैं तो इसमें जो उभयनिष्ठ है सबसे पहले उसको लिखेंगे, यानी कि 2 है। उसके बाद इसका जो उभयनिष्ठ है उसका सबसे उच्चतम घात कितना है? तो 2 है, तो इसका घात 2 गुने, उसके बाद हमारा जो दोनों में नहीं है, यहाँ पे 3 है और 5 है, तो यहाँ 3 गुने 5 लिखेंगे। उसके बाद इसको गुना करेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, तो 5 3 15 दूना 30 दूना 60। HCF हमारा कितना आ गया? HCF हमारा 60 आ गया, और LCM हमारा 2 आ गया। ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर, जो कि 7 नंबर उदाहरण है। उदाहरण नंबर 7 है यहाँ पे। उदाहरण नंबर 7 भी है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर LCM ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये भी वही कह रहा है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल 96 और 404। तो 96 में 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और 8 48 दूना 96, फिर 2 से करेंगे तो 24 दूना 48, फिर 2 से करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3, और 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 404 है। 404 में 2 से करेंगे तो 202 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, और लास्ट 101 अभाज्य संख्या, तो 101 से भागा देंगे तो 1 मर्द में कटेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 96 बराबर हो जाएगा 2 और 3 आया, तो 2 गुने 3, और 2 कितना बार आया? 1 2 3 4 5, 5 बार, तो 2 का घात 5 हो जाएगा। फिर हमारा 404 है। 404 बराबर हो जाएगा 2 का घात 2 गुने 101। अब HCF देखते हैं। सबसे पहले HCF पूछा है, तो HCF बराबर हो जाएगा हमारा, दोनों में कॉमन हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे। और सबसे कम घात कौन सा है? तो सबसे घात अगर 2 का देखा जाए तो सबसे घात 2 है, तो 2 का घात 2, यानी कि 2 गुने 2 बराबर 4। HCF हमारा 4 आ गया। और LCM की बात करते हैं। LCM तो दोनों में कॉमन जो है, यानी कि उभयनिष्ठ है, हमारा 2 है, तो 2 गुने 2 का घात सबसे अधिकतम कितना है? 5 है, तो इसका पावर 5, यानी घात 5। उसके बाद हमारा 3 है और 101। तो 101 में अगर 3 से गुना करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कर लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 हो गया 3, उसके बाद 101। यहाँ पे देखिए, अगर बात करें 101 और 2 मिलाकर कितना हो जाएगा? 101 और 2 मिलाकर हो जाएगा हमारा
404। ये सिर्फ गुना को आसान बनाने के लिए है यहाँ पे। और इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिरका 24, यहाँ पे 24 से गुना कर देंगे। तो 24 से अगर गुना करते हैं तो यहाँ पे 4 चौका 16 और 4 चौका 16, ठीक है। और यहाँ पे 4 दूना 8, 0 8, यहाँ पे आ जाएगा 6 9, फिर यहाँ पे 6 9, 96 96 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 96 96। एक बार और देख लेते हैं। 4 चौका 16, 1 16 हो गया, 4 चौका 16, ठीक है। 4 दूना 8, फिर 0, 4 दूना 8, यानी 6 6 9 6, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम हो गया 96 96, यानी कि 9696, और एचसीएफ हो गया हमारा 4। अब बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर, जो कि हमारा उदाहरण नंबर है 8। उदाहरण नंबर 8 है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी तक हमारे पास दो संख्याएं दे रही थी और बोल रहा था कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, लेकिन अब 3 संख्या आ गया। तो 3 संख्या को कैसे करना है, सेम उसी प्रकार से करना है। चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं, क्योंकि ये नया प्रश्न समझिए कि है, क्योंकि अभी तक 3 संख्या कोई भी नहीं दिया था। यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद है 6, 72, 120, 72, 6 में 2 से करेंगे तो 3, और 3 से 1 मत में, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो 36 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9, और 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 3 से करेंगे तो 1। यहाँ पे 120 में करते हैं अगर, तो 2 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, फिर 2 से तो 30, 2 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो 5, और 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3, और 72 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3। 2 बार कितना बार आया, 1 2 3, 3 बार तो इसका घात 3, और 3 कितना बार आया, 2 बार तो इसका घात 2। फिर 120 है, 120 बराबर हो जाएगा हमारा 1 2 3, 3 बार 2 आया, 2 का पावर 3 गुने 5, 5 का 5 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे 3 गुने 5। तो यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ है, यहाँ पे दोनों तीनों में है। जो तीनों में, इसमें देखेंगे तीनों में कॉमन कौन सा है, तो तीनों में 3 और 2 है, 3 और 2 है। तो एचसीएफ की बात करेंगे, जब एचसीएफ बराबर हमारा हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2 गुने 3, और 2 का सबसे कम घात कितना है, 2 का सबसे कम घात 1 है, तो इसका घात 1, ठीक है। उसके बाद 3 का सबसे कम घात 1 है, तो 3 दूना 6 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम बराबर क्या होगा, इसको देखते हैं। एलसीएम सब इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3 है, 2 और 3 है तो 2 गुने 3 लिखेंगे, और सबसे अधिक घात 2 में कितना है, 2 का घात 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे घात में, और 3 का सबसे अधिकतम घात कितना है, 2 है। फिर गुना करेंगे, इसमें 5 एक अलग है तो 5 को यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे 3 को 2 और 1 2 3 और 1 5, ये मिलाकर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 को 2 हो गया, उसके बाद 1 3 और 1 5 मिलाकर 120 हो जाएगा, और बच गया 3, तो 3 से गुना कर देंगे तो 12 3 36, यानी कि 360। तो यहाँ पे 360 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इस प्रकार से उदाहरण नंबर 8 देख लिए। अब बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 5 की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने उदाहरण नंबर 5 छोड़ दिया था, क्योंकि ये कुछ अलग प्रश्न है। अभी तक ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो कि मिला हो आपको, एक प्रश्नावली में आपको मिलेगा, एक उदाहरण में दिया है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, आखिर इसके कहने का मतलब क्या है। बोल रहा है कि उदाहरण नंबर 5, संख्याओं 4 का पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या का मतलब है 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक। हमने आपको स्टार्टिंग क्लास में ही बतलाया था। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 का घात 3 अंक 0 पर समाप्त होता है, यानी कि 4 का स्क्वायर करे या क्यूब करे, कोई भी संख्या है, n का मतलब प्राकृत संख्या बोला है, प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 से
यहाँ पे 1 से शुरू होगा और अनंत तक चला जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी अगर संख्या रखते हैं तो क्या आप बतलाएंगे कि 4 जो है उसका इकाई स्थान पे कब 0 आएगा। तो इसके लिए होता है जब भी कोई संख्या अगर 2 और 5 का गुना करेंगे तब भी एक 0 वाला संख्या आएगा। जैसे 5 और 2 में गुना कर दिए तो 10 आ गया। अगर यही बात करें 2 गुने 5, अगर इसमें कोई भी संख्या 1 से गुना करे या 2 से गुना करे, 3 से गुना करे, 4 से गुना करे, 4 से गुना करे या 5 से गुना करे, जब भी कोई यानी कि कोई भी प्राकृत संख्या हो अगर 2 और 5 से गुना करने के बाद अगर करते हैं तो उसके इकाई स्थान पे 0 आएगा ही आएगा। ना का सवाल नहीं है कि नहीं आएगा। क्यों आएगा यहाँ पे देखते हैं। इसको पहले सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 गुने 5 है तो 2 गुने 5 जब भी गुना होगा तो ये 10 बनाएगा। और 10 में कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसे गुना करने पर उसके इकाई स्थान पर 0 ना आए। मान लीजिए 2 से ही कर दिए तो 2 गुने 10 यानी कि 20 हो गया। अगर 3 से गुना कर दे तो 3 गुने 10 यानी 30 हो गया। यहाँ पे 20 के इकाई स्थान पे भी 0 आएगा, 30 के इकाई स्थान पे भी 0 आएगा। और बात करें 4 से गुना करें 10 में तो 40, यानी कि जब भी 5 गुने 2 कोई भी संख्या के गुणनफल में आ जाएगा, गुणनखंड में, तो वहां पे 0 आना ही है, आना है इकाई स्थान पे। बाद में कोई भी संख्या हो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर 5 गुने 2 उसके अभाज्य गुणनखंड में आ जाता है तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी ही होगी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे हल। इसका नियम होता है यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। अगर हम लोग 4 के पावर n की बात करें तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 आएगा, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 मत में कटेगा, फिर उसके बाद 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 2 आ रहा है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से इसका जो इकाई स्थान होगा 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, अतः n के किसी भी मान के लिए 4 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा।